प्रिय मित्रों, आज एक बड़ा प्रश्न खड़ा हुआ है जो वैसे तो बहुत पुराना है, लेकिन एक बार फिर उसका जिक्र न्यूज़पेपर में टाइम्स ऑफ इंडिया की फ्रंट पेज पे खबर है कि कुछ डॉक्टरों को शिमला हाई कोर्ट ने फाइन लगाया है 5,000 रुपये का एक बच्ची पर टू फिंगर टेस्ट करने के कारण। ये टू फिंगर टेस्ट क्या है और यह इतना बदनाम क्यों हुआ, इस सब पे मेरा एक पूरा सेशन है जो आप मेरी साइट पर टू फिंगर टेस्ट लिख करके उसको देख सकते हैं। लेकिन फिर एक इस जजमेंट से संभावना खड़ी हुई है जो शायद कुछ लोगों को, कुछ डॉक्टरों को, कुछ इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को इस पूरी बात को समझने में मुश्किल में डाल सकती है। मैं इसकी कोई आलोचना नहीं कर रहा, मेरी सारी प्रशंसा उस हाई कोर्ट के लिए है या उस कोर्ट के लिए है जिन्होंने जजमेंट दिया। हम सब कोर्ट्स का सम्मान करते हैं, उन्हीं के कहने पे चलते हैं, ये एक निश्चित सी बात है। डॉक्टर्स भी हमेशा कोर्ट्स के ऑर्डर्स को मानते हैं और उसी के तहत काम करते हैं। इसके लिए कोई किसी तरह की शिकायत या किसी तरह का कोई विरोध या प्रोटेस्ट नहीं है। तो ये मैं स्पष्ट रूप से पहले कह देना चाहता हूँ। मैं सिर्फ विषय का एनालिसिस कर रहा हूँ जो शायद लोगों को इस समस्या को समझने में सहायक हो। पालमपुर का केस है ये। पालमपुर एक हिमाचल में जगह है, पठानकोट से कोई 90 किलोमीटर दूर, 80-90 किलोमीटर दूर पहाड़ में। वहीं पे एक बच्चे का डॉक्टरों ने रेप के एलिगेशन के कारण एग्जामिनेशन किया और उसी में उन्होंने वेजाइनल एग्जामिनेशन भी उस लड़की का किया और उन्होंने अपने प्रोटोकॉल के हिसाब से जो प्रोटोकॉल्स डॉक्टर्स ने वहाँ पे बना रखा था रेप केसेस के लिए, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था तो प्राय सभी से गए, हर स्टेट ने अपनी गाइडलाइंस शुरू की, हर लोकल डिपार्टमेंट्स ने भी विचार करके सारे डॉक्टरों ने उस केस के जजमेंट के हिसाब से अपनी अपनी गाइडलाइंस बनाई। कई इंटरनेशनल एजेंसीज ने भी गाइडलाइंस बनाई, कुछ की गाइडलाइंस पहले भी बनी हुई थी। समझने की इसमें ये बात है, और भी आप इंटरनेशनल पे काफ़ी गाइडलाइंस पढ़ पाएंगे, लेकिन समझने की बात उसमें यह है कि हर जगह पर्पज अलग अलग है। टू फिंगर टेस्ट नहीं होगा, वेजाइनल एग्जामिनेशन नहीं होगा, ऐसे बहुत से कंट्रीज में रूल्स और जजमेंट्स हैं, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान, वहाँ भी इस तरह का रूल है। लेकिन उन सब की परिस्थितियाँ अलग अलग हैं, संदर्भ अलग अलग हैं, पर्पज अलग अलग हैं। खैर, पाकिस्तान ने तो हो सकता है हमारे जजमेंट को देख करके ही उन्होंने ये मॉडिफाई कर दिया और अपने यहाँ भी जजमेंट दे दिया हो, क्योंकि फाइनली वो इंडियन पीनल कोड ही फॉलो करते हैं इस्लामीकरण करके उसका। अब परिस्थिति इस प्रकार है कि रेप के केस में जो सबसे बड़ी एविडेंस रहती है या जो साक्ष्य इकट्ठे किए जाते हैं, कलेक्ट किए जाते हैं, वो सारे के सारे वेजाइना या वेजाइनल रीजन में ही होते हैं।
अब ये समझने की बात है, मान लो किसी बच्ची का 5 साल की, 15 साल की, 20 साल का, 30 साल का, कोई भी औरत हो सकती है, उसका रेप हो गया, मान लीजिए, मैं रेप सिचुएशन ले लेते हैं। अब उसकी सारी एविडेंस कहाँ होंगी? वो सारी एविडेंसेस तो वेजाइनल कैनाल में ही होगी। छोटी मोटी इंजरीज हो सकती हैं वल्वा के ऊपर, वल्वा बोलते जो वेजाना का रीजन होता है उस पर हो सकती हैं, उसके चारों तरफ हो सकती हैं। औरत अपने बचाव में झगड़ा कर सकती है, अपनी सुरक्षा के टाइम में लड़ सकती है, उस लड़ाई के कारण भी, सुरक्षा के कारण भी शरीर पे उधर उधर, हाथों पे, टांगों पे, थाई पे, ब्रेस्ट पे, पीठ पे, इन सब जगह पे चोट आ सकती है। और अगर नीचे गिर जाए तो ज़मीन से घिसट कर भी काफ़ी चोटें आ सकती हैं। तो इस तरह की चोटें शरीर पे भी संभव हैं, लेकिन जहाँ ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं है वहाँ केवल मात्र अगर आपको एविडेंसेस मिलेंगी तो वो वहाँ मिलेगी जहाँ पे एक्ट हुआ है। एक्ट हुआ है वेजाइनल कैनाल में। अगर अटेम्प्ट तक ही है तो तब तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अटेम्प्ट हो चुका है, इजैकुलेशन मान लीजिए हो चुका है, तो सारी की सारी एविडेंसेस अब वेजाइनल कैनाल में ही हैं। अब वेजाइनल कैनाल को बिना देखे, बिना एग्जामिन किए कोई भी डॉक्टर कोई भी ओपिनियन नहीं दे सकता खाली एक्सटर्नल फाइंडिंग्स में। एक्सटर्नल फाइंडिंग्स कई कारणों से हो सकती हैं, वो स्वजनित भी हो सकती हैं, खुद ही आदमी, लेडी या कोई जो है, या खुजली के कारण है, और किस तरह के इन्फेक्शन के कारण भी हो सकती हैं, गिरने पड़ने से भी हो सकती हैं। तो एकमात्र रास्ता साक्ष्य इकट्ठे करने का, जो फाइनली उस व्यक्ति को जिसने रेप किया है उसको जेल तक पहुंचा सकते हैं जो साक्ष्य, वो सारे वेजाइनल कैनाल के अंदर होंगे। अब उस वेजाइनल कैनाल को कैसे एग्जामिन किया जाए? अब दो ही तरीके हैं, या तो आप डायरेक्ट विजुलेशन करें। अगर हम डायरेक्ट विजुलेशन भी वेजाइनल कैनाल का करते हैं तो हमें किसी न किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी जो उसका मुंह खोल सके, है ना, जिसको वेजाइनोस्कोप कहते हैं। कुछ इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, और वो भी कम से कम इतना तो खोल ही देगा उसको, अबाउट 2 फिंगर्स के आसपास की जो है, उतना मुंह तो खोलना ही पड़ेगा। या हो सकता है थोड़ा उसमें कम, किसी में ज़्यादा, डिपेंडिंग अपॉन द एज, द साइज ऑफ द, उस रीजन के साइज पे निर्भर करते हुए वो वेरिएबल कर सकता है, लेकिन उसको खोल के देखना तो पड़ेगा। तो एक तो है कि हम कुछ इंस्ट्रूमेंट यूज़ करें, जैसे मैंने कहा वेजाइनोस्कोप होता है, और वेजाइनोस्कोप तो साधारणतया जो देखा है मैंने, वह 1 फिंगर से भी ज़्यादा उस वेजाइनल ओपनिंग को, और फिर उसका एक लिमिटेशन और है, वो ऊपर का ही पोर्शन खोलेगा अनलेस अनटिल आप उसको पूरा कैनाल में डालते रहे। जब तक आप उसका पूरा कैनाल में इंसर्ट नहीं करते हो तब तक खाली ऊपर का पोर्शन दिखाएगा। तो आपको, यानी कि उसको पूरी वेजाइनल कैनाल में आर्टिफिशियल इंस्ट्रूमेंट को, चाहे स्टील का बना हो, किस चीज़ का बना हो, उसको उसमें डाल के और फिर उसको चौड़ा किया जाता है, जिससे आपको अंदर की वेजाइनल कैनाल दिखना शुरू हो जाए। और फिर धीरे धीरे उसको बाहर निकालते हैं, जिससे कि जो साइड है उनकी कंडीशन जो है देखते जाएं। क्योंकि खाली एक चीज़ नहीं देखनी होती वहाँ पे, इंजरीज हैं वो भी हो सकती हैं, डिस्चार्ज हो सकता है, रुगी होती है अंदर उसको भी देखना होता है, हाइमन होता है उसको भी देखना होता है, और डिस्चार्ज जो हुआ होता है उस डिस्चार्ज को भी देखना ही नहीं होता, बाकी डिस्चार्ज का स्वैब भी कलेक्ट करना होता है। क्योंकि संभवतः पूरा रेप का तो तभी होगा जब हम स्वाब वेजाइनल कैनाल से स्वैब लें और उसमें स्पर्मेटोजुआ या डीएनए से, जो जिस व्यक्ति ने किया उसका डीएनए उसमें आ जाए। अब इसके बजाय तीसरा रास्ता, मुझे रिटायर हुए काफ़ी टाइम हो गया, क्योंकि मैं ऐसी चीज़ें बहुत विटनेस करता रहा हूँ अपने, हमारे इमरजेंसी डिपार्टमेंट में भी और अदरवाइज भी, तो उसमें भी उतना ही मुंह खुलेगा उसका, ये एक बात थी।
और उसके साथ जो स्पर्श से इंफॉर्मेशन मिलती है वो उसमें मिसिंग हो जाएगी। बहुत सी चीज़ें आप जो विजाइनल एग्जामिनेशन करते हैं तो उसमें ग्लव चढ़ा होता है उसके ऊपर, लेकिन फिर भी उसकी टाइटनेस का एहसास और वो सब जो है वो आपको एक सब्जेक्टिव फीलिंग की तरह आता है, तो वो आप उसमें कर ही नहीं पाएंगे, तो अंदाज़ा लगा पाएंगे, लेकिन डायरेक्ट परसेप्शन उसका नहीं होगा। फिर तीसरा एक तरीका आता है कि भाई हाइमेनोस्कोप, इसके विजाइनल की ओपनिंग को खोलने के बाद में विजाइनोस्कोप से हम फिर लेते हैं हाइमेनोस्कोप। अब वो भी एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसके आगे बल्ब लगा होता है, छोटा सा बल्ब, तो उसकी साइज को शायद छोटा मोटा किया जाता है, जो शायद मेरे ख्याल में जब तक मैं था तब तक तो हिंदुस्तान में अवेलेबल भी नहीं था, पर काफ़ी कंट्रीज़ में काफ़ी जगह उसकी चर्चा की जाती थी कि हाइमेनोस्कोप से वो जाके अंदर चलता है और वो हाइमेनल जो ओपनिंग होती है उससे थोड़ा छोटा साइज में होता है, उससे थोड़ा छोटा, तो पहले देख लिया जाता है कि हाइमन की साइज़ क्या है, और फिर उसके हाइमन के पीछे ले जाके इल्यूमिनेट करते हैं तो आपको सारा हाइमन नज़र आता है। फिर आप लेके जब आते हैं उसको तो उसी से आपको आइडिया उसकी साइज़ का भी, ओपनिंग का भी लगा लेते हैं, और साथ में कोई इंजरी या कुछ और नहीं है वो आपको दिख जाता है उसमें, तो उससे आप इंटरप्रिटेशन लगा सकते हैं कि हाइमन का रप्चर हुआ है या नहीं। अब खास करके यंग बच्चों में ये हाइमन बहुत डीपली सिचुएटेड होता है, यानी कि ऊपर 2/3 और 1/3 का नीचे का जो जहाँ जॉइंट है वहाँ पे होता है, यानी कि आपको ऊपर की 2/3 कैनाल को ट्रेवल करके फिर उसको देखना है। तो वो किस तरह से देखेंगे ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा। इस तरह से या तो कोर्ट को साथ में ये भी ऑर्डर करना चाहिए कि भाई साथ में कोई अल्टरनेटिव सिस्टम डेवलप करें। देखिए, आप विजाइनल कैनाल को देखेंगे ही नहीं और ओपिनियन देंगे तो वो मेरे ख्याल में साइंटिफिक रूप से वैलिड नहीं होगा। मैं एज ए फॉरेंसिक साइंटिस्ट उसको कभी भी वैलिड नहीं मानूंगा कि मरीज आया और उसको देख कर के ऊपर से कह दिया ठीक है रेप हुआ है और उसका इंटरनल एग्जामिनेशन नहीं किया गया। ये इंटरनल आता है, जब जहाँ भी बॉडी के अंदर आप जाते हो वो इंटरनल एग्जामिनेशन है, तो बिना इंटरनल एग्जामिनेशन के हम कह दें कि रेप है या नहीं है, ये मेरे को साइंटिफिकली कुछ मेरे को गले नहीं उतरता। हो सकता है कोर्ट्स को कोई लगता हो मानवीय कारणों से, लेकिन मेरे जो अपने जो लॉजिक है उसके हिसाब से मुझे नहीं नज़र आता कि भाई हम बिना विजाइनल एग्जामिनेशन के विजाइनल कैविटी में कह रहा हूँ, जहाँ विजाइनल एग्जामिनेशन कह रहा हूँ मैं खाली एक्सटर्नल नहीं, जो कैविटी है उसके एग्जामिनेशन के बिना हम रेप है या नहीं उसके लिए जो साक्ष्य जरूरी होते हैं वो नहीं इकट्ठे कर सकते, बड़ा मुश्किल है। खाली अगर मान लीजिए स्वाब डाल के आपने एक कलेक्ट कर लिया, अब वो स्वाब कहाँ तक पहुँचा है, किस जगह से आया है, क्योंकि स्वाब लेने की भी जगह निश्चित होती है, क्योंकि जो सेमिनल डिपोजिशन होता है वो भी पर्टिकुलर जगहों पे जाके होता है। आफ्टर वो तो यूरेथ्रा से निकलेगा तो नेचुरली काफ़ी डीप जाके निकलेगा, तो वहीं पे पोस्टीरियर फॉर्निक्स से या आसपास के एरिया से स्वाब लेना होता है, और वो बिना देखे उसको कैसे लेंगे। उसमें एक खतरा और भी है कि अगर आप बिना देखे कभी अपने लंबी स्टिक डाल दी उसमें तो परफोरेशन हो जाएगा, क्योंकि आफ्टर ऑल ये जो वेजाइनल ओपनिंग है वो डायरेक्टली एब्डोमिनल पेरिटोनियम में खुलती है, तो पीछे से काट के उसमें जाएगा। तो अगर आपने अंदाजे से कोई स्टिक या कुछ या स्वाब कुछ भी डाल दिया तो हो सकता है वो पोस्टीरियर फॉर्निक्स को पंक्चर करके एब्डोमेन में चला जाए, तो बहुत तगड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। तो इस सारी विकट परिस्थिति में मेरे को समझ में नहीं आता, कोई गायनेकोलॉजिस्ट अगर सुन रहे हों तो इसके अल्टरनेटिव जवाब को मेरे को बता सकते हैं, क्योंकि मैं एक तो बहुत साल पहले मैंने रिटायरमेंट लिया, उससे पहले ऐसी समस्या, ऐसी गंभीर समस्या की तरह नहीं थी। बीच में कोर्ट्स के ऑर्डर्स वगैरह आए थे, पर अकॉर्डिंगली काम चल रहा था। लेकिन अब जो परिस्थिति खड़ी हुई है वो एक बड़ी भयंकर है। आपको 5 लाख रुपए देने हैं, कोई कोर्ट सजा भी दे सकता है। तो इस स्थिति में
क्योंकि पहले मैं जैसे अपना स्वयं का बता रहा हूँ, मैं डिफ्रेंशिएट करता था कि 2 फिंगर टेस्ट डिफरेंट है और वेजाइनल एग्जामिनेशन डिफरेंट है। इसी पे मैंने पूरा सेशन लिया है। क्योंकि 2 फिंगर टेस्ट कहाँ से आया, ये पहले आपको सोचना पड़ेगा। ये 2 फिंगर टेस्ट आया है इस्लामिक वर्ड और क्रिश्चियन वर्ड से और अफ्रीकन वर्ड से। शायद उनके भी जो अफ्रीकन्स हैं वो भी काफ़ी इस्लामिक थे और क्रिश्चियन थे। क्रिश्चियनिटी में और इस्लाम में दोनों में ये प्रावधान है कि अगर हस्बैंड चाहता है तो वह स्त्री का शादी से पहले वर्जिनिटी सर्टिफिकेट की डिमांड कर सकता है। और मेरे जितने भी मित्र इस्लामिक देशों में फॉरेंसिक एक्सपर्ट का काम करने गए हैं वो मुझे बताया करते थे कि उनका 90% जॉब यही होता था कि लोगों को वर्जिनिटी सर्टिफिकेट, लड़कियों को वर्जिनिटी सर्टिफिकेट इशू करना। तो वहाँ पे प्रोटेस्ट हुए लेडीज ने प्रोटेस्ट किए कि भाई हमारा वर्जिनिटी टेस्ट नहीं होना चाहिए। और वहाँ पे वो 2 फिंगर टेस्ट पॉपुलर हुआ। एक्चुअली 2 फिंगर टेस्ट चलाई वहीं से कि लोगों ने एक, जहाँ डॉक्टर्स नहीं होते थे, डॉक्टर्स तो मिडल ईस्ट में और अफ्रीका में और सर्टेन पार्ट ऑफ यूरोप में अब होने लगे। पहले तो डॉक्टर्स नहीं थे, तो दाइयाँ वगैरह जो होती थी लोकल, वो 2 फिंगर टेस्ट यूज़ किया करती थी और उसके हिसाब से वो उनको वर्जिन या नॉन वर्जिन डिक्लेयर करती थी। तो इसके अगेंस्ट में एक बहुत बड़ा मोमेंटम चला अफ्रीकन कंट्रीज़ में भी, इजिप्ट में भी इवन। और फिर जब वहाँ पे लड़कियों को या औरतों को जॉब्स में देना शुरू किया, तब गवर्नमेंट ने ये कंडीशन रखी कि कोई औरत अगर आर्मी में, पुलिस में या कई जॉब्स में जाना चाहती है तो उसको अपना वर्जिनिटी सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि वो जॉब्स उनको ये वर्जिनिटी पे, वर्जिन न होने पे नहीं मिलते थे। इसी तरह से कई कंट्रीज़ जो फार ईस्ट में थी, जो इस्लामिक कंट्री थी, वहाँ भी उन्होंने इस तरह के कानून बनाए। तो उन कानूनों के अगेंस्ट में, और वो सब 2 फिंगर टेस्ट ही करते थे, चाहे डॉक्टर करे या दाई करे या कोई और करे। तो और फिर जैसे मैंने कहा, कुछ क्रिश्चियन कंट्रीज़ में भी, कुछ इसमें इस्लामिक कंट्रीज़ में भी ये प्रावधान था कि हस्बैंड डिमांड कर सकता है। कई कंट्रीज़ में तो ऐसा था कि हस्बैंड खुद टेस्ट कर सकता है चाहे तो शादी से पहले। तो उन परंपराओं के अगेंस्ट में एक 2 फिंगर टेस्ट को बदनाम किया गया बुरे तरीके से पूरी दुनिया में। अब मुझे पता नहीं वेजाइनल एग्जामिनेशन को, क्योंकि जब मैं पढ़ता था तो 2 फिंगर टेस्ट कभी नहीं था। इसको हमेशा वेजाइनल एग्जामिनेशन कहते थे। किसी एक गायनेकोलॉजिस्ट ने लिखना शुरू कर दिया 2 फिंगर टेस्ट, क्योंकि 2 फिंगर टेस्ट की चर्चा जब भी होती थी वो हमेशा उस संदर्भ में होती थी जहाँ पे जिन कंट्रीज़ में ये ले मैन के द्वारा किया जाता था, डॉक्टर से नहीं। अदरवाइज डॉक्टर को तो कोई भी बीमारी से कोई भी औरत आएगी तो पहले वेजाइनल एग्जामिनेशन करना बहुत ज़रूरी होता है। और वो वेजाइनल एग्जामिनेशन डायरेक्ट आप 2 फिंगर से ही करते हो। और क्या तरीका है, या तो अल्टरनेटिव भी साथ में बताया जाए कि साहब ये अल्टरनेटिव है, इस अल्टरनेटिव से आप देख सकते हो, कर सकते हो। वो उंगली डालोगे या इंस्ट्रूमेंट डालोगे, बात तो एक ही है। हेमोनोस्कोप डालो या वेजाइनोस्कोप डालो या आप कोई और चीज़ से उपयोग करें, तो वो तो बात एक ही रहेगी। यानी कि आपको इंट्रोइटस के अंदर जाना पड़ेगा, डीप जाना पड़ेगा वेजाइनल कैनाल में। उसके बिना न तो आप बीमारी का एहसास कर सकेंगे। बहुत सी बीमारियां औरतों को होती हैं जो वेजाइनल रीजन में होती हैं, या जिनकी डायग्नोसिस वेजाइनल फूड के एग्जामिनेशन वगैरह से होती है, तो फिर तो वो कोई नहीं कर पाएंगे। कल को कोई साधारण से आप जा सकती है लेडी अपने ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल में, और जब डॉक्टर ने उसका एग्जामिनेशन किया, 2 फिंगर डाला, तो उसने कहा कि नहीं, मेरा तो जो सीक्रेसी है या मेरी जो इंटीग्रिटी है उसका वायलेशन हो गया। मैं आपको बता रहा हूँ, जब मैं मेडिकल स्टूडेंट था, कलकत्ता में मैं गया था। हमारे यहाँ पे राजस्थान में पहले मेरे MBBS बीकानेर से किया है, तो बीकानेर में कोई भी औरत अपने आप को मेल डॉक्टर को सब्जेक्ट नहीं करती थी। रादर वहाँ पे 2 डिफरेंट हॉस्पिटल थे, मेल एंड जनाना एंड मर्दाना। और जनाना हॉस्पिटल में औरतें जाती थी जहाँ पे A to Z हर स्टाफ
फीमेल ही होता था, मेल को अलाउ ही नहीं था। तो इसलिए हमारी गायनिक हमारी कहाँ से होंगी ट्रेनिंग? तो हम लोगों को 3 महीने के लिए कलकत्ता ईडन हॉस्पिटल में जाना पड़ता था। गायनिक का सब वहाँ देखते, और वहाँ मैंने हाल देखा कि वहाँ पे इतनी भीड़ रहती थी ईडन हॉस्पिटल में। डॉक्टर मित्रा थे, वो वहाँ पे प्रोफेसर थे जिन्होंने हमको पढ़ाया भी, और काफ़ी लंबे जिए वो, भगवान की दया से। वो थे भी इसी तरह के अच्छे आदमी, इतने अच्छे आदमी मैंने देखे नहीं प्रोफेसर। तो वहाँ पे किसी भी डॉक्टर के पास में कोई लेडी आ रही है तो सबसे पहले वो एक काउंटर पे भेजते थे। तो वहाँ काउंटर पे हमारी भी पोस्टिंग लगती थी 1.5-2 महीने तक, 1 महीने तक। हाँ, हमें भी उसमें वहाँ पोस्टिंग पे रहना पड़ता। तो वहाँ पे सारा एक ही डॉक्टर 50-50, 60-60, 100-100 औरतों का विजाइनल एग्जामिनेशन करता था। वहाँ 2 डॉक्टर होते थे, एक डॉक्टर विजाइनल एग्जामिनेशन करता था, यानी कि 2 फिंगर्स विजाइना में डालता था और फाइंडिंग्स बोलता था। दूसरा डॉक्टर फाइंडिंग लिख करके पेशेंट को दे देता था, और फिर तो थोड़ी देर बाद में जो लिखने वाला डॉक्टर है वो एग्जामिन करना शुरू कर देता था और दूसरा वाला डॉक्टर लिखता था। ये ईडन हॉस्पिटल में उस वक्त हाल था। लंबी लाइन लेडीज़ की लगती थी, और लेडी डॉक्टर्स की या लेडी गायनेकोलॉजिस्ट की बहुत कमी थी। और वहाँ पे सारे के सारे जो प्रोफेसर थे वो सब, और रेजिडेंट थे वो सारे मेल थे। तो ये प्रश्न तो वहाँ के कभी किसी ने उठा। अच्छे से अच्छे घर की लेडीज़ भी आती थी, सब आती थी, लेकिन वेजाइनल एग्जामिनेशन के लिए उसी लाइन में लगती थी। तो एक अच्छा सिस्टम था। इतने बड़े भीड़ को टैकल करने का उन्होंने एक आसान तरीका बना रखा था कि अगर हर डॉक्टर बार बार उठ करके वेजाइनल एग्जामिनेशन करेगा, फिर थोड़ा जनरल एग्जामिनेशन करेगा, तो बहुत लंबा टाइम एक ही पेशेंट पे वेस्ट है। उससे अच्छा है कि वेजाइनल एग्जामिनेशन की रिपोर्ट लिख के आ जाए, उसके बाद बाकी एग्जामिनेशन जो डॉक्टर देख रहा है वो कर लेता था। तो इस तरह का वहाँ था। वहाँ तो उस वक्त किसी ने कोई ऑब्जेक्ट नहीं करते थे और सब उसको मानते थे। रेप के केस का भी उसी में हो जाता था। वो जो फॉरेंसिक डॉक्टर है वो रेफ़र कर देता था, वो आके वहीं पे जनरल एग्जामिनेशन को हो जाता था। तो ये तो हमारी जैसी भीड़ है और है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, सब कुछ है, तो हॉस्पिटल्स अपने या डिपार्टमेंट्स अपने अपने तरीके से उनको सब तक सर्विस पहुँच सके, अपने अपने मेथडोलॉजी और अपने अपने तरीके अपनाते हैं। तो वही था। तो कोर्ट को साथ में ये अल्टरनेटिव भी बताने चाहिए, चाहे वो कोई मीटिंग बुलाए, हाई लेवल मीटिंग बुलाए गायनेकोलॉजिस्ट की और उनकी, भाई इसको बिना वेजाइनल एग्जामिनेशन के कैसे कर सकते हो आप? कोई इंस्ट्रूमेंट डेवलप करवाओ, कुछ करो, लेकिन इस तरह से तो कोई भी डॉक्टर करेगा नहीं। भाई मैं होऊंगा, मैं मान लीजिए मैं दोबारा से फिर कहीं सर्विस करना शुरू करता हूँ और मेरे पास ऐसा कैसा, तो मैं नहीं करूँगा। मैं तो कहूँगा हाथ लगाता नहीं, भाई कौन 5 लाख रुपए देगा, या कौन अगर उसमें कोई सज़ा भी दे सकता है तो कौन सज़ा भुगतेगा फालतू में। ठीक है, नहीं होगा तो नहीं होगा, कोर्ट जाने वो जाने। स्वैब के ऊपर से स्वैब लेके भेज दूंगा कि देख लो उसमें DNA निकलता है कि नहीं निकलता है, या कोई एविडेंस मिलती है कि नहीं मिलती है। तो इस तरह से कुछ एक बड़ी गंभीर समस्या है ये। मेरा ख्याल ऐसा था कि ये जो 2 फिंगर टेस्ट का मिसइंटरप्रिटेशन जो है पर्पस के लिए, भाई जिसको लोगों ने बैन किया, हमें देख के पाकिस्तान ने भी कर दिया, 1-2 कंट्री ने और कर दिया होगा, क्योंकि इंडिया की रेपुटेशन तो बहुत अच्छी है। तो उन कंट्रियों ने जिन्होंने शुरू में इसको बैन किया और लोगों ने उसके अगेंस्ट में स्ट्राइक्स की, हड़ताल की, जुलूस निकाले, मैंने पहले वाले उसमें सब स्लाइडें डाल रखी हैं। उन्होंने कहा नहीं, वो सब था नौकरी पाने के लिए या आर्मी में जाने के लिए या किसी और पर्पज़ के लिए या शादी के लिए। शादी के लिए तो अभी भी वहाँ पे है, पर उन्होंने कहा सर नौकरी के लिए उसके लिए जो 2 फिंगर टेस्ट है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये क्यों हम अपने इसमें करें, अपनी प्राइवेसी में अपनी नौकरी पाने के लिए हम क्यों इंटरफेयर करने दें। तो वो प्राइवेसी का इशू वहाँ पे था, और वहीं से सारे जजमेंट्स और फिर WHO की रिकमेंडेशंस आ गई। तो WHO ने उस वक्त शायद कभी नहीं सोचा होगा कि भाई ये इशू इस तरह से रेप के साथ भी जुड़ जाएगा, क्योंकि उस वक्त उन्होंने सोचा होगा सिंपली वो जो नौकरियों के साथ में चल रहा था इंडोनेशिया, कई कंट्रीज़ में जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं वहाँ पे ऐसे कानून बन गए थे कि भाई औरत को कभी भी आप 2 फिंगर टेस्ट उसका कर सकते हो। तो उस सब के अगेंस्ट में ये एक मूवमेंट सा था, और वो मूवमेंट खाली कोई एक कंट्री में नहीं था, ये मल्टी नेशनल काफ़ी कंट्रीज़ में, इस्लामिक और क्रिश्चियनिटी में भी। और मुझे एक्चुअली इसी को पढ़ के पता चला कि क्रिश्चियनिटी में भी ये है। उससे पहले मुझे क्रिश्चियनिटी का पता नहीं था। फिर जब ये सब बातें चलने लगी तो मैंने देखा तो क्रिश्चियनिटी में भी ये
मेंशन्ड है कि साहब वुमेन वर्जिन होनी चाहिए, और अगर वर्जिन नहीं है तो जो लड़का है वो मना कर सकता है। और उसके लिए कई कंट्रीज़ में, नाम नहीं बताना चाहता, उन कंट्रीज़ में उसको राइट है कि वर्जिनिटी सर्टिफिकेट की डिमांड कर सके शादी से। तो इस तरह से ये स्थिति है। तो मैं कोई सजेशन नहीं दे रहा, मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं सिर्फ एक अपने कमेंट्स जो मैंने ऑब्ज़र्व किए उसके बारे में बता रहा हूँ। आपको पसंद आए तो अच्छा है, नहीं पसंद आए तो धन्यवाद। फिर मिलते हैं।